हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों बीटेक फ्रॉम एनआईटी सूरत के बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रोटेशन किस तरह से अप्लाई करोगे। अगर बेसिक लेक्चर देखना है तो रोटेशन का लेक्चर आप जाके देख सकते हो। और आईटी जेई का बच्चों जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 1980 का हो या 1986 का, 1990 का और 2008 का, जो भी क्वेश्चन इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आया 2000 से रिलेटेड आया है 2019 में, वो सब टाइप का बच्चों हर एक क्वेश्चन रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स में डिस्कशन करेंगे। और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब बच्चों है। और इसी सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेई सब के एग्जाम में हमेशा घूमते रहता है। क्वेश्चन जो है बच्चों कहीं से आएगा नहीं, वही सब क्वेश्चन आपको रोटेट करते रहता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2008 का क्वेश्चन है। और 2008 का आईटी जेई का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर बच्चों माना गया था, जिसमें कि आपका सीतिकंठ बिहार का ही पटना का बच्चों टॉप किया था, AIR 1 लाया था और मार्क्स बहुत ज़्यादा लाया था। मार्क्स बहुत ज़्यादा लाया था और सबसे पेपर टफ था, लेकिन वो लड़का माइंड का बहुत ज़्यादा तेज था। अब यहाँ से आप देखिए, ए पार्टिकल, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं है, बस आप पढ़ो आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा। ए पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम दी पॉइंट P, जहां से बोला स्टार्ट वहां से स्टार्ट करेंगे। Z0 इज इक्वल टू 1 + 2i बनाइए। ये आपका x है, ये y जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, और इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको हम लोग बच्चों ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिख देते हैं, x, y। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। इसको कोऑर्डिनेट में आप चेंज कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों कोऑर्डिनेट में काफी यूज होता है, जो कि हम यूट्यूब पे लेक्चर बना के अपलोड भी किए हैं। ए पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Z0 इज इक्वल टू 1 + 2i। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा 1 + 2i, क्योंकि x आपका x1 है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2 है, i के साथ जो लगा हुआ है। मतलब ये Z0 जो आपका दिया हुआ है 1 + 2i, इसको आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हो 1, 2। और 1, 2 कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, 1, 2, x1 जा रहा है, y2। अब देखिए फिर क्या होगा, और i का वैल्यू √(-1) हम लोगों को पता है। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ऑरिजिन। पहले ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, कितना, ऑरिजिन से कितना, 5 यूनिट। ध्यान से समझिएगा, मतलब उस पॉइंट से 1 + 2i, मतलब 1, 2 जो आपका कोऑर्डिनेट है, वहां से ये हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली 5 यूनिट मूव कर रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल चल रहा है यहाँ से कितना, 5 यूनिट। अच्छा, अगर 5 यूनिट बढ़ा, अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर यहाँ से 5 यूनिट अवे फ्रॉम ऑरिजिन हॉरिजॉन्टल, तो x में सिर्फ चेंजिंग आएगा, x आपका 5 बढ़ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, ये तो आपका P था। अब आपको जो मूव किया है 5, तो ये हो जाएगा 6 + 2i। ये आपको समझना जरूरी कि 1 + 2 आयोटा था, उसमें क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली जो है इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ऑरिजिन बाय 5 यूनिट। मतलब 5 यूनिट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर गया। तो अगर 5 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली मूव किया, तो वो 1, 2 था, 1, 2 कोऑर्डिनेट, तो y तो चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली मूव किया, x में कितना इंक्रीज हो गया, 5, तो 6 हो। अब देखिए फिर देन हॉरिजॉन्टली, देन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मूव हो गया, देन वर्टिकली मूव फ्रॉम ऑरिजिन 3 यूनिट टू रीच पॉइंट Z1। अब पॉइंट Z1 पे जा रहा है, कितना मूव कर रहा है, 3 यूनिट। कैसा, वर्टिकली। अब ये वर्टिकली जो है आपका 3 यूनिट बढ़ रहा है। अब जो है ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 + 5i। सर कैसे, ये समझा देते हैं हम आपको, क्यों 6 + 5i। अब जो है 3 यूनिट वर्टिकली जा रहा है, तो x तो चेंजिंग नहीं होगा वर्टिकल में, y चेंजिंग होगा। y ऊपर गया तो बढ़ गया, नीचे जाता तो घट जाता। अब ये ऑरिजिन जा रहा है, Z1 के पास पहुंच गया। ये कोऑर्डिनेट का नाम बच्चों आपका हो गया Z1। ये Z1 हो गया, इधर लिख देते, ये Z1। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम Z1 द पार्टिकल √2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ i + j। अब Z1 से पार्टिकल i + j वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अब जो है ये आपका i होता है और ये आपका j। यहीं पे डायग्राम बनाएंगे क्योंकि पैरेलल तो चलता है, ये j कैप, ये i कैप, x एक्सिस i और ये j, क्योंकि अब जो डायरेक्शन दिया है i + j, अब डायरेक्शन आपको दिया है DRS, i कैप + j कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब i कैप पॉजिटिव है, x एक्सिस y, i + j और √2 यूनिट्स। तो i + j, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा, आपका √2 आएगा।
आई प्लस जे मतलब 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। अगर आप थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स 1/1 कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री हम लोग बोलेंगे π/4। तो π/4 कितना मूव किया √2। इसको देखो कितना टेक्निकली बना देंगे, मतलब हम लोग कुछ भी दिमाग में लगाएंगे उसको टेक्निकली क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये √2 मूव किया है तो इसका मतलब ये 1 और ये 1, क्योंकि ये 45 डिग्री होगा। x कंपोनेंट y कंपोनेंट तो आप ले सकते हैं कैसे, √2 cos 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू cos 45 होता है 1/√2, 1 हो जाएगा। इसी तरह से y कंपोनेंट लीजिएगा तो √2 sin थीटा हो जाएगा, r cos थीटा r sin थीटा। तो √2 डायरेक्शन जो है ना तो हॉरिजॉन्टल गया है ना वर्टिकल गया है, किसके डायरेक्शन में गया है i कैप प्लस j कैप, मतलब ये j कैप ये i कैप, तो i कैप j कैप के डायरेक्शन में √2 मतलब 45 डिग्री के एंगल में गया है। तो ये आपका हो जाएगा √2, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 45 डिग्री है, पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा √2, तो दोनों सेम होगा क्योंकि ये 45 तो ये भी 45। तो अब ध्यान से अगर देखो, अब ये Z1 पॉइंट जो था यहाँ पे Z1 था आपका, फाइनली कितना आया था 6 + 5 आया था। अब यहाँ से हम लोग को बस बोला गया कि i कैप और j कैप के डायरेक्शन में √2 यूनिट गया है, यहाँ बनाते हैं डायग्राम। तो ये 1 ये 1, अब ये नया कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 1 हॉरिजॉन्टल भी बढ़ेगा 1 वर्टिकल भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 + 6 आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल भी 1 बढ़ेगा वर्टिकल भी 1 बढ़ेगा। अब फिर पढ़िए, एक एक स्टेप पढ़ते चलिए। एंड देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 इन एंटी क्लॉक, क्लॉक नहीं बोला एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज बोलता था नीचे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये इसको क्या किया है 90 डिग्री से घुमा दिया है π/2 एंटी क्लॉकवाइज। अगर 90 डिग्री से घुमा दिया है तो हम लोग सीधा बच्चों पढ़े हैं कि कोई z है, अब नया Z2 जो आएगा वो 7 + 6 आयोटा को सीधा आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रोटेशन में अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। और याद रखिए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज π/2 घुमाएं तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे -i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7i + 6i² हो जाएगा। और यहाँ से 7i - 6, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम π/2 यानी π/2 ऐसे घूमेगा तो यहाँ से π/2 यहीं आएगा, π/2 घुमा दिया है। अब π/2 अगर घुमाया है ओरिजिन के अबाउट, ये भी पढ़ लीजिए डायरेक्शन सर्कल जो बना है Z2, ये जो सर्कल बनेगा यहाँ से इस तरह से सर्कल सेंटर ओरिजिन लेके उसके अबाउट 90 डिग्री घुमा दिया। और 90 डिग्री अगर घुमाएगा तो ये डायरेक्ट इस पे जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट में आप रोटेशन करोगे 90 डिग्री से, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा आयोटा। देखो क्वेश्चन डायग्राम से ही बन जाएगा। इसको जेई का एग्जाम है ना भैया, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस दिमाग लगाते गए कि 1 + 2i, देन 5 मूव कराया तो 6 हो गया, 1 में 5 जुड़ा, फिर 3, फिर बोला √2। वहां समझने वाला बात था कि √2 यूनिट जाने बोला, लेकिन किसके डायरेक्शन में, ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, इन दी डायरेक्शन ऑफ i + j, मतलब x एक्सिस y एक्सिस √2 है तो 1 और 1 हो जाएगा, वहां से वो निकल गया। फिर देन बोला है कि π/2 से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर किसी को दिक्कत होता है, e की पावर आयोटा π/2 cos π/2 + आयोटा sin π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0, sin π/2 का वैल्यू 1i। अगर क्लॉकवाइज घुमाते तो माइनस हो जाता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, e की पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी 90 डिग्री घुमाएंगे। और आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपका न्यू कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखो क्वेश्चन लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये रोटेशन का क्वेश्चन बच्चों आता है, इसीलिए हम पूरा ज्योमेट्री ही आपको 2.5 घंटा प्लस का लेक्चर बना के अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको आएगा जेईई एग्जाम। और क्वेश्चन देखो कितना आसान है, अगर दिमाग लगा, ऑप्शन बच्चों उसका डी था तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा, बस आपको दिमाग लगाना था। और यही सब क्वेश्चन पता है जेईई मेन में भी रिपीट कर दिया, और जेईई मेन के एग्जाम में कभी भी रिपीट कर देता है ये सब क्वेश्चंस। बस क्या करेगा, थोड़ा बहुत अगर होगा डेटा, और इससे आसानी क्वेश्चंस देगा मतलब। तो बस ये डायग्राम जो बना है किस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड किए, वो बात आप सिर्फ अपने दिमाग में जहन में रखिए, तो आपका बच्चों क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये लेक्चर जो बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं पूरा का पूरा रोटेशन का ही क्वेश्चन रहेगा, और IT जेईई का ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और ये सब क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपका जेईई का एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। और कंसेप्ट भी बच्चों काफी यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, क्लास तो आप लोग का किया हुआ था ही। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझिएगा, 1994 का, IIT JEE का ही है, 1994 1994 का है। क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। सपोज Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle लिखे हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, मोड Z इज इक्वल टू, इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, देन पहले बच्चों पेन पेपर पे एग्जाम होता था तो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का भी क्वेश्चन आता था। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जैसा पूछा हुआ वैसा क्वेश्चन ही डाल दिए। पहले IIT JEE का पेन पेपर पे भी एग्जाम होता है स्क्रीनिंग, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दे देता था और बोलता था भैया आंसर बताइए, जिसको अभी आप लोग इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन ढंग से समझिए कि Z1 Z2 Z3 आर दी वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दी सर्कल मोड Z इज इक्वल टू। मतलब ये क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना IIT JEE का, तो आपको बच्चों ज्योमेट्री अच्छे तरीके से आना चाहिए, और इसमें सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का, ट्रायंगल दोनों का यूज होगा। देखिए ध्यान से, सर्कल आपको दिया हुआ है मोड Z इज इक्वल टू 2, और सर्कल का इक्वेशन बच्चों पढ़ाए हुए हैं Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। पूरा ज्योमेट्री का लेक्चर 2.5 घंटा प्लस का लेक्चर है बच्चों, 2 घंटा 37 मिनट का। Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, दैट इज ए सर्कल का ये इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक सर्कल बनाइए आराम से, ये सर्कल देखिए कितना लाजवाब सर्कल मेरा बना, आप लोग से नहीं बनता है ढंग का, लेकिन हमसे एक ही बार में देखिए कितना ढंग का सर्कल बन गया। अब ये सर्कल बन गया, जिसका यहाँ से अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो इसको आप लिख दीजिए Z माइनस 0 इज इक्वल टू 2। मतलब सेंटर जो है इसका ऑरिजिन है, ये आपको समझना था, और सेंटर आपका 0 0 है और रेडियस कितना है 2। मतलब ये सर्कल का रेडियस आपका 2, ये रेडियस, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, और सेंटर क्या है ऑरिजिन। इसी के अंदर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हुआ, दैट इज ए सर्कम सर्कल नहीं हो जाता जब ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो है इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसका एक कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट? 1 प्लस रूट 3i बोलिए या i रूट 3 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है Z1, ये आपका Z1 है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एंगल निकालते हैं, इसका एंगल कितना आता है। अगर इसका एंगल आप पता कर लोगे मजा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लोगे तो ये 1 होगा और ये परपेंडिकुलर, ये तो बस नाम का रहता है Z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको तो हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों 1,√3। मतलब कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस ये x होता है, ये y होता है, इमेजिनरी पार्ट दैट इज इमेजिनरी पार्ट 1,√3, तो ये डिस्टेंस x हो गया 1 और ये √3। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको मान लीजिए अल्फा, और tan अल्फा का फॉर्मूला निकालिए, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री बोलिए या π/3, वैसे 11th-12th में तो रेडियन में ही बोला जाता है π/3। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई ट्रायंगल सर्कल के अंदर जो है बच्चों कोई ट्रायंगल बना है, और ये ट्रायंगल का एक खासियत बड़ा लाजवाब होता है कि अगर एंगल यहाँ पे थीटा होता है तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 थीटा बनता है। ये बेसिक 9-10 का है ये बच्चों, ये आना चाहिए कि कोई सर्कल जो है बच्चों अगर उसके अंदर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है, या ऐसा बोलिए इसका नाम बच्चों सर्कम सर्कल भी होता है, क्योंकि सर्कम सर्कल बच्चों क्यों, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता है बाहर से, वो सर्कल को बच्चों सर्कम सर्कल नाम दिया जाता है। और वहाँ जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो सेंटर पे, जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है। तो अगर आपको ये बोल दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर π/3 है तो ये एंगल सेंटर पे 2π/3 होगा। अब ये एंगल तो आपका π/3 आ गया है, बनाने का कोई जरूरत नहीं। अब क्या करिए कि अगला वर्टेक्स जो कहीं होगा उसको कितना से घुमा दीजिए, 2π/3 से। तो एक बात आपको शायद क्लियर है कि ये क्वेश्चन बिना रोटेशन के भी बना देंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर ये π/3 या 60 डिग्री, तो ये घूम के बच्चों डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होगा Z2,
और इसका मिरर इमेज बच्चों लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये आपका π/3 है तो ये भी π/3 होगा। तो शायद आपको दिख गया है ये भी π/3, तो ये भी π/3 लेंगे तो जाके 2π/3 होगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल डबल बनेगा 2π/3 120 डिग्री। और जब सेम बच्चों रोटेशन किए हैं तो शायद आपको पता होगा, अगर ये Z1 है तो ये Z1 बार हो जाएगा, और Z1 बार का मतलब बच्चों मिरर इमेज ले रहे हैं तो आयोटा जो है बच्चों माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अगला अगर ये π/3 है, 120 डिग्री से घुमा है, 120 डिग्री से घूम के डायरेक्ट ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, और हमको बनाना नहीं है क्योंकि रेडियस अगर 2,0 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,0। तो बच्चों लोगों को पता चल गया कि Z2 जो होगा -2,0 भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं -2 + 0i, और Z3 तो Z1 बार के बराबर होगा 1 - आयोटा 3। ये बिना बनाए बच्चों हम क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक। लेकिन सर हमको मान के चलिए इतना डायग्राम हमको क्लियर ही नहीं है कि वो सर्कल में रोटेट कर रहा है। जब सर इतना क्लियर नहीं है तो फिर कैसे बनाएंगे? तो ये तो आपको हम पूरा टेक्निकली तरीके से बना दिए कि कोई सर्कल मोड Z2 है तो उसका रेडियस 2 है, और अगर इसका एंगल निकाले x एक्सिस से तो π/3 आया, और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर वो वर्टेक्स पे एंगल π/3 है तो ये 2π/3 होगा। तो अगर ये एंगल π/3 हो चुका है तो इसको क्या किए, एक बार 2π/3 से पीछे ले घुमा दिए और एक बार इधर घुमा दिए। तो इधर जब 2π/3 से घुमाने का बात आया तो π/3 तो ऊपर ऑलरेडी था, तो नीचे सिर्फ π/3 किए तो 2π/3 बन गया। और यहाँ से बच्चों मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज दैट इज ए कॉन्जुगेट, तो Z1 बार। और शायद आपको पता होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2π/3 वर्टेक्स ये डायरेक्ट, और ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल। सर इतना हमको कुछ नहीं पता है, बस हम ये डायग्राम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सर कैसे बनेगा? चलिए अपने मन से एक सर्कल बना लिए, अगर वहाँ एंगल π/3 है तो यहाँ एंगल 2π/3 होगा, और ये वर्टेक्स आप मान लीजिए Z1 जो आपको दिया हुआ था 1 + आयोटा√3। एक बार क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से घुमाएंगे? और ये तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक का ये रेडियस है, तो रेडियस है तो ये रेडियस तो हर एक जगह से 2 ही होगा, और ये Z1 है, ये Z2 मान लीजिए, ये Z3, लेकिन हम लोग Z मान के ही काम चला देंगे। सर इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट रोटेट कर देते हैं, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉक। तो किसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा के ये Z1 को ओरिजिन के अबाउट कहाँ लेके जा रहे हैं सर, Z के पास। एक बार एंटी क्लॉकवाइज सर, एक बार क्लॉकवाइज। तो हम लोग डायरेक्ट Z मान के बना लेते हैं, तो Z -0 जहाँ पहुँच रहे हैं फाइनल, जिसको लेके जा रहे हैं Z1 - 0 फाइनल जहाँ जा रहे हैं, और नीचे इनिशियल, और ऊपर का मोड सर ऊपर, नीचे का मोड सर नीचे, और e की पावर आयोटा 2π/3। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, दोनों अगर चाहो तो साथ भी ले सकते हो, अलग अलग भी, मतलब प्लस माइनस ले सकते हो, क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे दोनों आ जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस तो बच्चों कितना होगा, मॉडुलस तो आपको, या कोई बच्चा क्या करेगा सर, पहले Z2 निकाल लेते हैं। चलिए Z2 ही निकाल लीजिए। तो Z2 का मॉडुलस, ये मॉडुलस और ये मॉडुलस बराबर होगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, तो मॉडुलस बराबर होगा। रोटेशन का सबसे आसान तरीका, जहां पहुंच रहे हैं, चलो इसको Z2 ही मान लो, जहां पहुंच रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जहां पहुंच रहे हैं फाइनल बाय इनिशियल, तो Z2 - 0 बाय Z1 - 0, और यहाँ से Z2 हमको निकालना है, Z1 दिया है 1 + आयोटा√3, और यहाँ से बच्चों e की पावर आयोटा 2π/3 को हम लोग लिख देंगे cos 2π/3 और प्लस आयोटा sin 2π/3, और cos 2π/3 का वैल्यू -1/2, और इसका हो जाएगा √3/2। बस कुछ नहीं करना है, दोनों जगह से 2 कॉमन लीजिए, और 1 + आयोटा√3 -1 + √3 आयोटा, जो बोलना बोलिए, और ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों a² - b², डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। और a² हो जाएगा बच्चों, ये a का काम ये करेगा प्लस वाला, तो 3i² और -1 डिवाइड, और i² का वैल्यू -1 होता है, तो शायद ये दिख गया होगा -4 -2 आ जाएगा, तो ये -2 आ गया जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अब इसी में क्या करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, अब अगला क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना। तो बस यहाँ पे क्या करना है, माइनस आएगा, और यहाँ अगर माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस। इसको बच्चों इरेज कर रहे हैं, ये पहला मेथड जो आपको पूरा टेक्निकली तरीके से समझाए थे।
लेकिन अगर आप टेक्निक लगाओगे तो मजा आ जाएगा। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन बना, नहीं तो रोटेशन लगाइए, रोटेशन ही करवा रहे हैं, क्वेश्चन ही रोटेशन करवा रहे हैं। ये आपका Z2 आ गया -2,0। अगला क्या करना है, Z3 के लिए हम लोग को कुछ नहीं चेंजिंग करना है, 1 प्लस आयोटा रूट 3, और यहाँ पे बस क्या करना है, कॉस्ट यहाँ आयोटा में माइनस लगा देना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दोनों जगह से -1/2 इस बार कॉमन आएगा। इस बार फॉर्मूला ए स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर, तो ये -3 हो जाएगा, और -1/2 -2 प्लस 2 रूट 3, -2 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 3i। लेकिन उसी क्वेश्चन को हम डायग्राम से आपका क्या किए, सर्कल बनाए। अब उस सर्कल में आपको समझाए कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा क्या खासियत कि वहां अगर π/3 यहाँ 2π/3, तो हम 2π/3 इसको मोड़ दिए, पता चला ये अगर 60 है तो ये मोड़िएगा तो डायरेक्ट लाइन पे पहुंच जाएगा ना, 120 डिग्री घुमाने से 180 हो जाएगा, तो -2,0। ये π/3 है, टोटल 2π/3 इसको घुमाना है, तो π/3 ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है, π/3 और कर दीजिए, डायरेक्ट डायग्राम से बनेगा। नहीं तो सर क्या करते हैं, वो वर्टेक्स को ऑरिजिन के अबाउट क्या करते हैं, एक बार 2π/3 एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक बार क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाए तो प्लस आयोटा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो माइनस आयोटा, मतलब एंगल माइनस लिए, दोनों आंसर आ गया। आंसर देखिए मैच कर रहा है। तो लेकिन चलिए हम रोटेशन ही करवा रहे हैं इस लेक्चर में, पूरा रोटेशन का ही क्वेश्चन करवा रहे थे, एक एक चीज आपको हम क्लियर कर करके बता रहे हैं कि किस तरह से रोटेशन करेंगे। इसीलिए वो लोग बोल दिया कि सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। अब कुछ बच्चे को देखो रेडियस सर्कल पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि मोड Z2, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, और मोड Z2 दिया है, तो मोड Z2 का मतलब ही हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आपको 2 दिया हुआ, और आपका सर्कल बन गया। और जब बेटा आपका सर्कल बन गया, वहां से आप आराम से क्वेश्चंस को उड़ा दिए। तो रोटेशन लगा दीजिए ऑरिजिन के अबाउट, जो कि आपको आसान लगता है सर, Z2 -0 बाय Z1 -0, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट रोटेशन कर, रोटेशन का लेक्चर देख लीजिएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूरा डिस्कशन किए हुए हैं। और यहाँ से एक बार यहाँ कर दिया, आराम से आंसर आ गया। तो आपको जैसे लगे, आपको जो लगे, और ये इतना बढ़िया चीज है ना, बता नहीं सकते कैसे बताते हैं। एक क्वेश्चन हम वैसे ज्योमेट्री में करवाए हुए हैं, इफ 2 vertices of an equilateral triangle are √3 प्लस आयोटा, किस तरह से दे रहे हैं, या √3,1 दीजिए, जैसे दीजिए √3,1 एंड 0,2, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। ये क्वेश्चंस करें, मतलब 2 वर्टेक्स आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया हुआ है, तीसरा वर्टेक्स निकालने बोल रहा था। अब कुछ बच्चा क्या बोलेगा कि सर तीसरा वर्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि तीसरा वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा है, और सर अल्फा बीटा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस जो होता है, तीनों साइड का जो लेंथ होता है बराबर होता है, तो कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन डेटा चेंज करके देते हैं, उसको आप ट्राई कीजिए। इफ 2 vertices of an equilateral triangle are (1, √3 and 2,0), then थर्ड वर्टेक्स। बड़ा ही लाजवाब, अभी हम समझाते हैं हर तरीके से। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बच्चों जब भी इस तरह से आए, आप रोटेशन लगाइए, रोटेशन और लगाने भी सीखिए कैसे लगाया जाता है। इफ 2 vertices of an equilateral triangle are √3,1 and 0,2, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, तो डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। एक वर्टेक्स दिया हुआ है √3,1 और दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है 0,2, यहाँ पे 0,2। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एंगल निकालते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये एंगल निकालते हैं अल्फा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको पता है कि तीनों एंगल जो होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब π/3 π/3 π/3। तो हम लोग पहले अल्फा फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं अल्फा क्या आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों अगर एक डायग्राम छोटा सा बना लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर आपका y1 दिया है बेस √3, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3,
तो ये अल्फा आपका आ जाएगा 30 डिग्री, दैट इज ए π/6। अब ध्यान से देखिए, अगर ये आपका π/6 है मतलब 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे π/2। ध्यान से समझिए कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, दैट इज ए π/3। और आपको तो शायद पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स किस तरह से निकालेंगे। तो ये अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, एक वर्टेक्स 0 0, तब जाके क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। एक 0 0 ले लो, एक वर्टेक्स बच्चों 0 0 लो, एक ये, तब ज्यादा बढ़िया। तो ये वर्टेक्स आपका 0 0 है और ये वर्टेक्स √3 1 है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों लिख लो √3। यहाँ भी बच्चों चेंज करो, अगला आंसर निकालें। तो ये दो वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 0 0 और √3 1, तो √3 + i, इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए और इसका लेंथ आप निकालिए कितना है। ये अगर O है, ये A है, तो OA का लेंथ अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं √3, 1 0, 0, देन थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, जो कि ये डिस्टेंस 2 आया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होगा, एंगल भी बराबर होगा। अगर ध्यान में देखिए तो ये अगर 30 डिग्री निकला है तो ये 60 डिग्री, अगर इसको हम लोग 60 से रोटेट कर देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, y एक्सिस पर, और ये ट्रायंगल बन जाएगा जिसका लेंथ क्या होगा 2, क्योंकि ये लेंथ अगर 2 है तो हर एक लेंथ 2, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 2। तो वर्टेक्स आपका थर्ड वर्टेक्स आ गया 0 + 2i बोलिए, या इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में बोलिए 0, लेकिन फिर यहाँ पे बात आता है कि हम आपका ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिए हुए थे, एक 0 0 दिए थे बच्चों, एक √3 1 दिए थे। हमको थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सर ये 30 है तो 60 से घुमाइएगा तो डायरेक्ट y एक्सिस पे ही पहुंच जाएगा, तो 0, 2। अब बात आया सर 0, 2 क्यों लिखे, y एक्सिस पे x 0 होता, 2 क्यों लिखे, क्योंकि लेंथ जो आया है 2 आया है, तो क्योंकि ये दोनों का जो लेंथ होगा तो OA 2 आया, तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ तो 2 ही रहेगा, लेंथ तो चेंज होगा नहीं, तो वही साइड को बस हम लोग रोटेट कर दिए। ठीक, अब अगला बात आता है कि सर ऊपर रोटेट किए, नीचे भी तो रोटेट कर सकते थे, तो ऊपर 60 से रोटेट किए तो नीचे भी 60 से। तो देखिए यहाँ 30 से ऑलरेडी है, ये 30 है, अगर आप और अल्फा घुमा दोगे तो ये पता है मिरर इमेज बन जाएगा √3 - i, नीचे जो है y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो एक चांस और होगा, एक आंसर √3 - i। अब लफड़ा कि सर ये तो आप चलिए डायग्राम, जैसे पिछला क्वेश्चन हम डायग्राम से क्लियर किए, सर ये भी क्वेश्चन आप डायग्राम से समझा दें। अगर रोटेशन करना है तो ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट, ये तो और आसान है बिना डायग्राम से। दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है √3 1, तो √3 1 को लिख दीजिए √3 + i, और इसको लिख दीजिए 0 + 0i। ये कोऑर्डिनेट को आप लिख दीजिए √3i और उसको लिख दीजिए 0 0। अब क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इसको रोटेट कर दीजिए π/3 से। सर π/3 से क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है साइड के बीच में वो π/3 60 डिग्री होता है। रोटेट कर दीजिए और जेड के पास चले जाइए। अब रोटेट किए तो सर रोटेट करके कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पे फाइनल, जहां पहुंचते हैं फाइनल, तो जेड किसके अबाउट घुमा रहे हैं, ओरिजिन के अबाउट। जेड -0 किसको लेके जा रहे हैं, √3 + i - 0। ऊपर का मोड ऊपर और नीचे का मोड नीचे, लेकिन हम नहीं देंगे मोड, क्योंकि मोड अगर देंगे भी तो पता है क्या हो जाएगा, मोड कैंसिलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड, मोड का मतलब होता है लेंथ। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कॉम्प्लेक्स वर्क करके बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ये लेंथ, ये लेंथ, ऊपर का मोड नीचे का मोड, वो तो मोडुलस बराबर होगा, और अगर मोडुलस बराबर होगा वो तो कैंसिलेशन होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड का लेंथ सेम होगा। अब यहां से क्या कीजिए, z बराबर हो जाएगा √3 + i, और e की पावर आयोटा π/3 क्या हो जाएगा, cos π/3 + आयोटा sin π/3, और cos π/3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री 1/2, और यहाँ होता है आयोटा √3/2। दोनों जगह से शायद आपको कॉमन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। जो आंसर आप टेक्निक से निकाले हैं घुमा के, वही आंसर आप क्या कीजिए, रोटेशन सीधा लगा दीजिए। इतना दिमाग लगाने का अगर सर कोई ज़रूरत नहीं है तो रोटेशन। लेकिन याद रखिए कि अब इसमें भी कुछ बच्चा मिस कर जाता है, तुमको कैसे पता कि सिर्फ ऊपर ही घूमेगा, नीचे भी तो घूम सकता है। तो प्लस लिए एक बार, अगले बार माइनस लेंगे, तो z बराबर आ गया √3 + i, 1 + आयोटा √3/2।
तो सॉल्व कर लीजिए। और अगला जेड क्या हो जाएगा, √3 प्लस आई और 1 माइनस आयोटा, ये भी लेना, क्योंकि जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो प्लस लेना है और माइनस लेना है जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस पाई/3 हो जाएगा, माइनस आयोटा, जहाँ आई है वहाँ प्लस है तो माइनस। सॉल्व कीजिएगा तो √3 हो जाएगा और ये √3 कितना हो जाएगा 3i। फिर ये i को कीजिएगा तो i और ये √3 3i², और i² का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस आई रोटेशन किए हैं, और यहाँ cos π/3 का वैल्यू 1/2 और 1 प्लस आई होगी, सही है 4i, और यहाँ -3 डिवाइडेड बाई 2, थोड़ा सा कहीं तो मिस हो रहा है। cos हम लोग क्या किए, √3 प्लस आई किए हैं, √3 प्लस आई, क्योंकि √3xy और 0 √3। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, रोटेट किए हैं, तो रोटेट किए हैं, अच्छा यहाँ पे बच्चों सॉरी √3 ये मल्टीप्लाई होगा √3, वही बोले मिस्टेक हो रहा है, ये √3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं कुछ बच रहा, √3 मल्टीप्लाई और √3 से आई, देन ये हो जाएगा, अच्छा ये जब मल्टीप्लाई होगा 3√3 आई, तो यहाँ से फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई बच्चों अच्छे से करना पड़ेगा, मिस हो रहा है। √3 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, फिर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, फिर इधर से वाला काम के लिए √3 को किए तो क्या हो गया 3i हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई √3 3i, यहाँ 3i होगा और वहाँ पे i², थोड़ा सा मिस होगा, और i² का ये जो आपका i² का वैल्यू -1 हो जाएगा, सही है जा रहा था 4i, और ये -√3 ये कैंसिलेशन, तो 4i/0 मतलब 2i को हम लोग लिख सकते हैं 0,2, 0,2 आ गया। फिर अगला क्या करेंगे, आपको कैसे पता कि क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये भी ट्रायंगल एक बनेगा, एक ये भी ट्रायंगल बनेगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों मिरर इमेज होगा, इसके अबाउट मिरर इमेज होगा। हम माइनस ले लिए और यहाँ पे √3 प्लस आई माइनस ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 3i, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो -i² √3 डिवाइडेड बाई 2, और i² का वैल्यू बच्चों होता है -1, और ये -2i माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2√3 -2i/2 भागा दीजिएगा तो √3 - i, तो ये आंसर भी मैच कर। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डायग्राम बनाना ही, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स के बीच में कितना एंगल होगा, और अगर ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन एक तरह से समझो, हम कोऑर्डिनेट ही लगाया √3,1 और 0,0, लेकिन हम लोग इसमें क्या किए, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करके रोटेशन लगा दिए कि अगर ये साइड है 0 0 और √3,1, इसको π/3 ऊपर लेके गए, और नीचे जब ऊपर लेके गए प्लस, नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दिए। तो बड़ा ही बच्चों लाजवाब टॉपिक है, बड़ा ही लाजवाब है, अगर रोटेशन आप लगाइएगा तो बढ़िया क्वेश्चन तुरंत उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है सर ये 0 0 अगर √3,1 दिए तो ही बनेगा, सर अगला अगर आप दीजिएगा कुछ और दीजिएगा तो नहीं बनेगा, कुछ भी देंगे आप क्या करो, कुछ भी अगर हम दिए तो आप सीधा रोटेशन लगा दो कोई भी, और वो लोग डेटा जेईई एग्जाम में डेटा बहुत अच्छा से सेट करके देगा। हम तो ये रेंडमली डेटा आपको क्लिक कर दिए, तो हम पहले 2 0 लिख लिए थे, फिर वो कैलकुलेशन कचरा करता था, हम लोग इसीलिए उसको चेंज करके क्या किए 0 0 कर दिए। तो अब अगला भी क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डायग्राम से सोच रहे हो तो डायग्राम से सोचिए, अगर डायग्राम से नहीं सोच पा रहे हो तो सीधा क्या करो रोटेशन लगा दो। तो जो आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको रोकने भी नहीं आएगा। अगर पहले डायग्राम से बनाओगे तो 0 0, दूसरा वर्टेक्स क्या है 1 √3, इसी को लिख देंगे हम लोग 1 प्लस √3i, ठीक। अब यहाँ से डालेंगे तो ये इस बार ये √3 है, ये 1 है, तो ये अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज π/3। अगर ये 60 डिग्री है, अब हमको तो इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है क्या हो जाएगा, 60 डिग्री जब बन ही गया है, इसको बस तुम घुमा के यहाँ लेते आ जाओ, यही साइड को तुम घुमा के यहाँ लेते आ जाओ यहाँ पे, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा।
अगर इसका लेंथ खाली निकाल लेना, तीनों का लेंथ बराबर होगा तो ये लेंथ 2 आएगा, 1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर तो 2 आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। लेकिन आप इधर घुमाए हो इसको, अगर आप इधर घुमाए हो तो उधर भी तो घूम सकता था। तो अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, तो और 30 घुमाना पड़ेगा, तो और 30 घुमाएंगे तो इस तरह से बनेगा। और अगर 30 घुमाए तो इधर भी 30 है, इधर भी 30, तो मिरर इमेज इधर बन जाएगा वाई एक्सिस को आउट, तो x निगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका दोनों कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब दो ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। एक ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स -1 + √3i दैट इज ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 √3 -1 √3, और दूसरा हो जाएगा 2,0। ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब सर ये तो आप डायग्राम बनाए सर, एंगल निकाल लिए तो आपको क्लियर पता चल गया। अगर हमको नहीं आता है तो सीधा क्या कीजिए, ये 0 0 है मतलब ऑरिजिन है, और ये Z1 जो है आपका 1 + √3i दिया हुआ है। अब इसको क्या कीजिए, π/3 से ऊपर घुमा दीजिए और π/3 से नीचे घुमा दीजिए। बस अंतर रखिएगा कि ऊपर लेके अगर जाइएगा तो ये Z मान लीजिए, तो Z यहाँ पे पहुंचे, जहां पहुंचते हैं ऊपर लिखते हैं, जिसको लेके जाते हैं उसको नीचे, ऊपर का मोड ऊपर और नीचे का मोड नीचे। ई की पावर इस बार हम प्लस माइनस आयोटा दोनों दे देते क्योंकि आपको समझ में आ गया, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस, नीचे लेके जाएंगे तो माइनस, तो ई रेस टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा π/3। अब यहाँ से Z/Z1, और ये तो कट जाएगा क्योंकि सब लेंथ बराबर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब लेंथ बराबर होगा, और cos π/3 प्लस माइनस आयोटा साइन π/3, और Z बराबर आ जाएगा, Z1 आपका बच्चों कितना है 1 + √3i, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस √3i/2। वही काम कीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इस बार आपका अल्फा 60 डिग्री आ गया एक्स एक्सिस से, तो सीधा उसको ला के हम एक्स एक्सिस पर रख दिए। अब लफड़ा है कि एक्स एक्सिस पे जो रखिएगा वो कितना रखिए, तो एक्स एक्सिस पे रखने के लिए आपको जितना साइड का लेंथ था वही ना घूम के यहाँ आया है, वो जो घूम के यहाँ आया तो जो लेंथ वहाँ 2 था वही लेंथ यहाँ भी 2 रहेगा। और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है 2,0। पिछला क्वेश्चन हम दिए थे उसको y की तरफ घुमाए थे 0,2, ये आप नहीं तो ये लगाइए, और ये आयोटा हो गया बच्चों। और एक बार आप क्या करो, प्लस ले लो, एक बार प्लस ले लो और नीचे 2 कॉमन, और एक बार क्या करो माइनस ले लो, तो दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और यहाँ अगर प्लस ले रहे हैं तो डायरेक्ट होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, a² प्लस 2ab, अब प्लस b² करोगे तो 3i², और i² का वैल्यू -1 होता है तो -3 -3 हो जाएगा 1, तो ये जुड़ के -2 हो जाएगा, और ये डिवाइड करोगे तो -1 + √3i आ जाएगा। फिर अगला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², इस बार 1 पॉजिटिव वाले में ये निगेटिव, तो a² - b, i² का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा 4/2, तो 2,0। तो ये जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम सही क्वेश्चन से समझो, आप सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर लगाइए, रोटेशन ठोक दीजिए π/3 से। और अब पता है इससे क्या होगा, हम तो क्वेश्चन आपको इजी के लिए 0 0 एक कोऑर्डिनेट दे दिए, चेंज कर दिए थे। अगर कुछ और भी कोऑर्डिनेट दे, बस उसको 2 वर्टेक्स दिया है तो तीसरा वर्टेक्स, लेकिन उसमें चांस आपको आज के बाद समझ में आ गया कि एक चांस नहीं होगा, 2 चांस होगा, या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। आप लोग एक ही तरफ मत घुमाइएगा, आप लोग दोनों तरफ घुमाइएगा, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ बच्चा क्या करता सोचता है वो एक ही आंसर आएगा, आपको कैसे पता है ऊपर ही ट्रायंगल बनेगा, नीचे भी तो बन सकता है, 2 ट्रायंगल बनेगा। और दोनों ट्रायंगल जो है, जो वर्टेक्स, जो साइड दिया हुआ वर्टेक्स 2 दिया है, दोनों वर्टेक्स को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, साइड बनेगा। वो साइड का मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज हो जाएगा, वो साइड के रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, तो वो आपका मिरर इमेज लाजवाब वाला मिरर इमेज बनेगा, बहुत अच्छा मिरर इमेज बनेगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रोटेशन का आपका जो भी कवर होता है, और ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट करेगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, रिपीट करेगा सर, और रिपीट करेगा, यही सब क्वेश्चन आता है जेईई एग्जाम। आप टेक्निकली प्रिपरेशन करो, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों 1990 का है। इफ a and b are real numbers between 0 and 1 such that the points
Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा दिया हुआ है, और Z2 जो दिया हुआ है 1 प्लस बी आयोटा, एंड Z3 इज इक्वल टू 0। फॉर्म एंड लाजवाब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका और इधर हाल फिलहाल में जेईई मेन में भी पूछते रहा। देन ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स था, ए क्या होगा बी क्या होगा, और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इसमें एक एक कंसेप्ट बच्चों समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। ए और बी आपका रियल है, ये चीज क्लियर कर दिया है कि ए और बी रियल नंबर है, और वो भी किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो ये आपको लास्ट में ध्यान दीजिएगा, मतलब ए और बी आपका रियल नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आंसर आएगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर मत बोलना। ए और बी आपका रियल नंबर है बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ए और बी जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। ये क्वेश्चन में जो जो हमको दिखता है वो लिखते चलिएगा तो ज्यादा आसान है, मतलब वो लाइन खत्म हो गया। ए और बी आपका रियल नंबर है, और वो भी कहाँ 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट Z1 ए प्लस आयोटा, Z2 जो है 1 प्लस बी आयोटा, और Z3 0। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हम फिर से नहीं समझाएंगे, हम काफी टाइम से काफी लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, 2-3 लेक्चर में ये समझा चुके हैं। Z1 Z2 Z3 अगर ये वर्टिसेज है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड बराबर होता है, तो एक कंडीशन याद कर लीजिएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये याद रखिएगा। अगर Z1 Z2 Z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, और कोऑर्डिनेट में भी दिया हुआ है, आप उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो। अब यही ना होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपको क्या देगा, a, 1, तो आप a, 1 को लिख दीजिएगा a प्लस आइटा, अगला देगा 1, b, 1, b को लिख दीजिएगा 1 प्लस बी आइटा। लेकिन यही तो लफड़ा है कि बहुत सारा बच्चा सीख तो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो कोऑर्डिनेट में यूज करने नहीं सीख पाता। आपको कोऑर्डिनेट में यूज करने सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कोऑर्डिनेट में बच्चों कैसे करेंगे। अब यहां से बच्चों बात आता है कि आपका दिया हुआ, और ये कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद रखिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ठीक, हम लोग तो अब सीधा ठोक डालते हैं, सीधा लिख देते हैं Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z2। और ये भी आप अप्लाई करने सीखे, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं रहता तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से Z1 के जगह क्या रख दीजिए, a प्लस आयोटा, फिर अगला क्या रख दीजिए 1 प्लस बी आयोटा, और यहाँ पे 0, और यहाँ 1 प्लस a प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा भी। अगला हम डायरेक्ट बच्चों 0 0 लिख रहे हैं, क्योंकि Z3 के जगह जब 0 रखिएगा तो ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, Z3 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली यहाँ पे होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी आई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस आयोटा ए बी आयोटा प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b आयोटा, और यहाँ ध्यान से दीजिएगा आई स्क्वायर बी और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये a और ये आयोटा, ये ए बी आयोटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब यहाँ से ये 1 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ कलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, और a प्लस बी 2a प्लस बी और आयोटा इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ से a के साथ ये रियल पार्ट क्या लीजिए b लीजिए, और आयोटा कॉमन लीजिए, और ये 1 प्लस, यहाँ से आप कंपेरिजन करेंगे रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब यहाँ से पहला कंपेरिजन होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस बी। तो यहाँ से बच्चों केस क्या आएगा कि इसका फैक्टर कर लेते हैं a माइनस बी, और कुछ बच्चा कैंसिल कर देता है, कैंसिल कभी मत कीजिए ना तो आपको सॉल्यूशन कट जाएगा। कुछ बच्चा क्या करता था कि a माइनस का फैक्टर करता और a माइनस बी उधर ही लिख के काट देता, काटना नहीं है। अब a माइनस बी को आप इधर खींचो, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी -1। अब यहाँ से 2 केस आएगा, एक तो ये 0 होगा, एक ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो a का वैल्यू कितना आएगा b, और एक और क्या आएगा a प्लस बी बराबर 1। ध्यान से देखिए, दोनों केस को लेके चलते हैं। एक आएगा a बराबर b, क्योंकि यहाँ से कुछ बच्चा a माइनस, क्योंकि हमको a और b का वैल्यू निकालना है। अगर a और b का वैल्यू निकालना है, कुछ बच्चा a माइनस बी को इधर ही रख के कैंसिल कर देता है, फिर बेकार हो जाता है वो, तो आप सॉल्यूशन काट दीजिएगा। तो कॉमन लीजिए,
और कॉमन लीजिएगा तो a माइनस बी और यहाँ से फैक्टर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो दो फैक्टर एक ये 0 होगा, a बराबर b और यहाँ से a प्लस बी बराबर 1। चलिए यहाँ तक काम होगा। अगला फिर बराबरी कीजिए इसको इससे, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बराबर आ जाएगा 1 प्लस ए बी। ठीक, अब यहाँ से सर क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको क्या करना, यहाँ से जो वैल्यू आया है एक a बराबर b आया, तो अब और एक a प्लस बी बराबर, हम लोग क्या करते हैं इफ a बराबर b, हम लोग पहले a बराबर b रखते हैं, तो a बराबर अगर b रखते हैं तो ये 2a हो जाएगा, मान लीजिए 2a मान ले, और यहाँ पे 1 और ये a रख देते हैं, a और a स्क्वायर, a की जगह b रख दिए, तो यहाँ से क्या आ गया a स्क्वायर और ये 2 दूनी कितना हो गया 4a और प्लस 1 उधर लेके गए। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, a का वैल्यू निकालने से पहले इसका d चेक करिए, तो d जब चेक करेंगे देखते हैं d क्या आता है, सही है, d पॉजिटिव ही आएगा, -4 का होल स्क्वायर -4ac, तो कितना हो जाएगा 16 - 4 12, तो मतलब यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -b, तो -4 है तो -b कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस √d बाय 2a, तो a का वैल्यू तो 1 है, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 2 दूनी 4 दिया 12 और डिवाइड कीजिएगा तो 2 प्लस माइनस √3, तो a का आंसर आया 2 प्लस माइनस √3, मतलब a का वैल्यू अगर 2 प्लस माइनस √3 होगा तो b का वैल्यू भी। अब लेकिन लफड़ा है कि सर प्लस लेना है या माइनस, यहाँ से 2 आंसर आया, एक आया है 2 प्लस √3 और एक आया है 2 माइनस √3, ये तो 2 से भी बड़ा है, ये तो 2 से बड़ा होगा क्योंकि 2 में √3 जुड़ रहा है, और 2 में अगर √3 जुड़ रहा है ये तो बड़ा वैल्यू होगा, जबकि आपको लेने कहाँ से कहाँ बोला 0 से 1, तो ये वाला चलेगा, ये वाला। तो अगर a का वैल्यू 2 माइनस √3 होगा तो b का वैल्यू भी क्या होगा 2 माइनस √3, तो यहाँ आंसर दाग देते हैं, लेकिन अभी एक आंसर और बचा होगा, दोनों वैल्यू बराबर होगा। हम लोग a के जगह b रखे हैं, तो a के जगह b रख दिए, जहाँ जहाँ b था वहाँ a रख दिए, तो ये इक्वेशन है, और d चेक कर लिए, क्योंकि अगर d निगेटिव आता तो इमेजिनरी रूट्स आ जाता a और b, इमेजिनरी तो लेना भी नहीं है, रियल लेना, पहले ही बोल दिया है कि a और b आपका रियल है, यही सब तो पढ़ना होता है, और आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन इस तरह से दे देगा, आप बेवकूफ बन जाओगे। तो आपको ये सोचना था कि सर लेना क्या है, तो इमेजिनरी अगर आ जाता डी तो नहीं लेते हम, इसलिए डी चेक किया इसका, क्योंकि पहले ही बोला रियल, तो डी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आया, 12 को लिख दिए, 2 का √3 डिवाइड के 2 प्लस, और फिर अपना है कि 2 प्लस √3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो 2 से भी बड़ा होगा, 2 से क्या वो 3 से ही बड़ा होगा, लेकिन हम लोग 2 में कुछ जोड़ रहा है तो हम समझ गए 2 से बड़ा होगा, लेकिन 2 माइनस √3 चलेगा, तो जो a का वैल्यू होगा वही b का। लेकिन हम लोग तो सिर्फ इस पे काम किए हैं कि जब a b के बराबर होगा। एक केस और आपका छूट गया कि यहाँ से 2 केस आया है, एक a बराबर b, एक ये आया है, एक बार इसका भी यूज करना पड़ेगा आपको कि a प्लस बी बराबर अगर 1 है तो क्या होगा। a प्लस बी के जगह आपको 1 रखना है और पता करना है कि a प्लस बी, आप इसको पहले नोट कर लो और इसी को इरेज कर देते हैं, ये जो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ये तो आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये यूज किए a बराबर b, तो अपना आंसर वैसे आ चुका है, लेकिन और भी तो आंसर पॉसिबल हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अब यहाँ से a प्लस बी के जगह 1 रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ वाले में, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और ये a। अब b के जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट a प्लस बी के जगह 1 रख दिया, लेकिन अगला वाला में क्या करते हैं, b के जगह लिख देते हैं 1 माइनस a, तो ये 2 a माइनस a स्क्वायर, सबको इधर ही उठा लेते हैं, a स्क्वायर माइनस a, ये 1 आएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब देखिए इसका d चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0, मतलब a जो आएगा वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो ये तो लेना ही नहीं, तो मतलब a बराबर b। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई बच्चा जब बोल रहे थे कि a माइनस बी प्लस बी फैक्टर करके a माइनस बी को काट देता है, अगर जो बच्चा a माइनस बी को कैंसिल कर दिया होगा उसका तो आंसर इमेजिनरी नहीं आएगा, वो तो धोखा में पड़ जाएगा और भयानक धोखा हो जाएगा। फिर इसीलिए हम हमेशा चिल्ला के बोलते हैं कि a और b का वैल्यू, जिसका भी वैल्यू निकालने जा रहे हो उसको तो कभी कैंसिल ही मत करना, क्योंकि आपका आंसर कट जाएगा, आपका सॉल्यूशन कट जाएगा। तो आपको यहाँ दोनों केस लगाना था, तो हम लोग को a बराबर b यहाँ पे रखे, यानी यहाँ से यूज करके फर्स्ट वाले से सेकेंड में रखे, लेकिन यहाँ से 2 केस आया, दूसरा वाला यूज के इमेजिनरी आया दूसरी से, फिर वहाँ भी 2 प्लस माइनस √3 आया, तो आपको चेक करना था कि लेना कौन है 2 प्लस माइनस √3। और ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कितना काम हो रहा है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, अब कुछ बच्चा बोलेगा सर पिछला में जैसे आप रोटेशन किए थे तो यहाँ भी रोटेशन कर लेते हैं, तो फिर रोटेशन कर करके ही तो वो प्रूव करके आपको ला के दिए हैं, हम रोटेशन करके ही तो लाए हैं z1 स्क्वायर प्लस
हम जाके कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री वाला जो डिस्कशन किए हैं उसमें जाके देखिएगा, उसमें हम बताए हुए हैं। अब जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं फिर उसके पीछे आप इस तरह से दिमाग लगाइएगा हमेशा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम वो ऑलरेडी यानी याद रखिएगा, अभी के टाइम में अगर आपको जेईई एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, इसीलिए हम स्टैंडर्ड रिजल्ट पूरा पढ़ा दिए कि Z1 Z2 Z3 अगर वर्टिसेज हो, इतना बार यूज कर चुके हैं कि याद हो गया होगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3। और ज्यादातर क्वेश्चन जब भी जेईई एग्जाम में दिया है तो एक ऑरिजिन दे देता है लोग जान के, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ऑरिजिन बहुत बार यूज करता है। अगला क्वेश्चन हम फिर से दे रहे हैं तो उसमें भी ऑरिजिन दिया हुआ, सब क्वेश्चन आईटी का पूछा हुआ है और अभी हाल फिलहाल में भी पूछते रहता है घुमा घुमा। ये 1983 का, पिछला वाला आपका 1990 का था, मतलब 7 साल बाद रिपीट किया था, बस थोड़ा बहुत चेंज करता है। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज CN शॉर्ट फॉर्म में बच्चों लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, या ऑरिजिन इस बार लिख दिया है, Z2 ने लिख दिया Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 एंड ऑरिजिन form an equilateral triangle, then Z1 by Z2 Z2 by Z1 is equal to 1। ये हम बच्चों अपने मन से ये क्वेश्चंस आपको सेट करके दिए हैं कि ये क्या होगा, लेकिन जेईई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया था 83 में, और ये हाल फिलहाल में इस तरह का क्वेश्चंस पूछा हुआ जेईई में, बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन जेईई के एग्जाम में जो आया था देन बोला था प्रूव दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 इज इक्वल टू। अब देखो कितना बकलोल क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता था क्योंकि बच्चे को उतना पता नहीं रहता था। अब स्क्रीनिंग का पेपर होता था, ये प्रूव करना होता था, तो वहाँ तो भैया रोटेशन अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा। अब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है, आप तो याद भी रखोगे बन जाएगा, लेकिन वहाँ रोटेशन लगा के बनाना था कि मतलब वर्टेक्स आपका दिया हुआ है ये 0, ये Z1 ये Z2, आपको रोटेशन लगाना था, ये π/3 और हर एक एंगल π/3। एक बार 0 के अबाउट रोटेशन करना था, एक बार किसी और के अबाउट रोटेशन करना था, और दोनों रोटेशन को बराबर कर देना। लेकिन हमको तो याद है, सीधा प्रूव कर चुके हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, और यहाँ Z1 स्क्वायर रहेगा Z2 स्क्वायर, और लेकिन Z3 तो आपका ऑरिजिन है, और यहाँ जहाँ यहाँ Z1 Z2 रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 0। अब चलो हम तो वो नहीं बोले, वो तो आपका प्रूफ हो गया, उसको आप इधर लेकर आ जाना, तो आपका प्रूफ हो चुका है। लेकिन हम बोले हैं क्या Z1 बाय Z2 Z2, तो Z1 Z2 से भागा दे दीजिए, Z1 Z2 इतना बार ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं ना, मजा आ जाता होगा बच्चे लोगों को। तो Z1 ये कैंसिल हो जाएगा, Z1 बाय Z2 हो जाएगा, यहाँ से Z2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Z2 बाय Z1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अगर यही क्वेश्चन उस टाइम में जो 1983 में क्वेश्चन आए हुआ है 1983 में, उस टाइम में भैया पेन पेपर पे IIT का एग्जाम होता था, तो उस टाइम में आपको ये क्वेश्चन को रोटेशन लगा के बनाना होता। एक बार ऑरिजिन का बार रोटेशन करते कहाँ पहुँचते, यहाँ से रोटेशन करते एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पहुँचते, Z2 - 0 बाय Z1 - 0, ऊपर का मोड ऊपर नीचे का। ये फायदा यही है ना, ऊपर का मोड ये तो कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयोटा पावर। एक और रोटेशन कीजिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर दीजिए, ऐसे इधर से ना क्लॉक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए किसके अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, एक बार तो यहाँ से किए, एक बार वहाँ से। अब क्या करिए, यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं, ये Z2 है, ये ऑरिजिन है, ये Z1 है, यहाँ से रोटेशन पहुँच कहाँ रहे हैं, यहाँ पे Z1 - Z0, जिसके अबाउट रोटेशन करते हैं 0 - Z2, ऊपर का मोड ऊपर नीचे का मोड नीचे, वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों को बराबर कर दीजिए, तो Z2 बाय Z1 हो जाएगा, ये भी e की पावर आइटा π/3, ये भी e की पावर आइटा π/3, यहाँ से हो जाएगा Z1 - Z2। तो ये जेईई के एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2, और इसको उधर लेके चले जाइएगा Z2 को, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन आपको IIT जेईई 1983 में अगर बनाना था, तो ये क्वेश्चन आपको रोटेशन करके बनाना था, और एक बार ऑरिजिन के अबाउट रोटेशन किए, एक बार Z2 के अबाउट रोटेशन किए। तो जिसके अबाउट रोटेशन करते हैं वो सब्ट्रैक्ट होता है ये Z1 - दिस, और पहुंचे फाइनल किसको, 0 - Z1 को लेके गया। ऊपर का मोड मॉडुलस मतलब डिस्टेंस मतलब यहाँ पे साइड प्लेन। इस तरह से जेईई एग्जाम बनाना था, IIT जेईई 2 मार्क्स पर पूछा हुआ क्वेश्चन था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन बोल देता है, कभी क्वाड्रेटिक घुसा देता है, Z1 Z2 इस तरह से है, तो ये क्या, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन बकलोल वाला क्वेश्चन रहता है, बच्चों बनना चाहिए। ये सब क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है,
आराम से बन जाएगा। अब एक्चुअली कुछ बच्चे को लगता होगा अगर हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आया हुआ है इधर हाल फिलहाल में आते रहता है क्या, देखो इफ Z1 Z2 आर दी रूट्स ऑफ, अपने मन से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट Z1 Z2 एंड ऑरिजिन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन Z1 by Z2 प्लस Z2 by Z1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपका जेईई के एग्जाम में आ जाता है। अब बच्चे क्या करेगा, कभी कभी घुमा घुमा के भी देते रहता है। अब सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रूट दिया हुआ है Z1 Z2। अगर Z1 Z2 दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले आप d चेक करिए। इसका d जब चेक करोगे तो b स्क्वायर हम जो जान के क्वेश्चन दिए हैं 4ac 4 माइनस 12 माइनस 8 जो कि आपका लेस देन 0 है। और अगर d लेस देन 0 है तो ये इमेजिनरी रूट्स होगा, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें और ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, एक Z1 है तो एक Z1 बार, लेकिन हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। अच्छा थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा देते हैं, रुको पहले। Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर एक ऑरिजिन है तो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2, ठीक ना। क्या करें और क्वेश्चन को अगर घुमाते, चलो इतना नहीं करना था, मान लो P का वैल्यू या कुछ Q का वैल्यू निकालने दे देते हैं। मान के चलो यहाँ पे Q दे देते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन इसका यहाँ पे लिख देते हैं इमेजिनरी रूट से या जो भी है फॉर्म एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन बोलते हैं Q क्या होगा, तब ज़्यादा मजेदार क्वेश्चन होगा। तो चलो यहाँ पे लिख दो, ये जो है डी छोड़ो, उतना दिक्कत नहीं है। अब जाके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है जेईई की एग्जाम में, हम उतना दिमाग नहीं लगाएं तो डायरेक्ट हम Q करें, क्योंकि इसमें तो सब कुछ क्लियर दे ही दिया तो आंसर वही आ जाएगा। अब यहाँ से हमको यहाँ लिख देते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3Z1 Z2 हो जाएगा। सर कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ हाल फिलहाल में जेईई की एग्जाम में। तो Z1 स्क्वायर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Z1 Z2, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर बनाए तो 2Z1 Z2 इधर भी ऐड किया उधर भी। अब यहाँ से Z1 प्लस Z2 आपका दिया हुआ है माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3Q, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, ये 4/3। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। और यहाँ से देखिए Z1 Z2 इमेजिनरी रूट से आएगा, अगर आप चेक करोगे तो इमेजिनरी रूट आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दे देगा, बोल देगा Z1 Z2 जो है क्वाड्रेटिक का रूट्स है, देन बोल देगा एक, तब बोलेगा Z1 क्वाड्रेटिक का तो 2 ही रूट होगा, फिर बोलेगा कि Z1 Z2 एंड ऑरिजिन, ज्यादातर ऑरिजिन वो लोग देता है जिससे बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी हो। अब यहाँ से Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 आ गया। अब हम लोग को तो सम ऑफ रूट आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, और सी बाय होता है प्रोडक्ट। अब ये आपका Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर आ गया, तो इसको आप लिख दो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इधर 2Z1 एक्स्ट्रा हुआ तो 2Z1 एक्स्ट्रा कर दीजिए तो 3Z1 हो जाएगा वहाँ, और सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जेईई के एग्जाम में देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माइंड से दिमाग लगा के, आपका इधर का जो क्वेश्चन आता है आपका जेईई का प्रिपरेशन समझिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान, क्योंकि वही सब क्वेश्चन बच्चों घूमते रहता है, क्वेश्चंस कहीं बाहर से पैदा नहीं लेता है, वही सब क्वेश्चंस आपका घूमते रहता है। अब फिर से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि हम ज्योमेट्री वाला में डिस्कशन भी किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, कब पूछा है, ये 1981 में पूछा हुआ है, और वो भी 1-2 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड Z3 बी द वही वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेज है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एंड अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, Z0 बी द circumcenter ऑफ द ट्रायंगल, देन Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। अब जेईई के एग्जाम में क्या आया वही लिखते हैं, ये प्रूव करने दिया था, देन जो दिया है वही लेते हैं, ट्राई कीजिए, ये प्रूव करने दिया था जेईई। अब यही क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में प्रूव करने दिया, और पता है यही क्वेश्चन आपका जेईई के एग्जाम में प्रूव करने दिया, और घुमा के एग्जाम में जेईई मेंस में लिख देगा, यहाँ पे k टाइम्स कुछ लिख देगा, बोलेगा बताओ k का वैल्यू क्या है, और ऑप्शन दे देगा 1 2 3। तो बच्चे बोलेगा नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, काहे नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों इस टाइप का, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय साइड्स z iota z and z plus iota z is 200 square units, then find modulus z। ये क्वेश्चंस भी अब जेई के एग्जाम में, आईटी जेई में पहले क्या पूछा वो भी हम समझाएंगे। ये क्वेश्चंस आईटी जेई में पहला बार जो आया था 1986 में आया था। ये 1986 में आईटी जेई में क्या आया था वो बात हम बताएंगे, और ये 1981 का क्वेश्चन बहुत पहले से आईटी जेई का एग्जाम हो रहा है, जब आप लोग पैदा नहीं लिए थे तब से एग्जाम हो रहा है। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 बी द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, z1 z2 z, और इसका तीनों साइड बराबर होगा। अब देखिए बेवकूफ कितना बना रहा है, दे दिया है ये लोग सरकम सेंटर। क्या दे दिया है? जेड नोट जो है सरकम सेंटर, मतलब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर दिया है जेड नोट। अरे बेटा सरकम सेंटर क्या बात कर रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो सरकम सेंटर, यहाँ पे ये समझना जरूरी है। सरकम सेंटर का इन सेंटर बोलो, कुछ भी बोलो, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सब कुछ बराबर होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो तीनों साइड बराबर होता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर को हम लोग सरकम सेंटर जी, फिर सरकम सेंटर को ओ, इन सेंटर को आई, ऑर्थो सेंटर को एस से डिनोट करते हैं। ये तो सब बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही हो गया कि साइड्स बराबर होता है। तो इसका आप सरकम सेंटर का है, ये बेवकूफ बनाने के लिए जेई में क्वेश्चन पूछा, और अभी भी आप लोगों को पूछ देगा कभी कभी, जान के लोग सरकम सेंटर दे दिया। अरे सरकम सेंटर बोलो, ऑर्थो सेंटर बोलो, इन सेंटर बोलो, और कुछ भी बोलो, बात बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, जेड नोट इज इक्वल टू जी, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3/3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर सरकम सेंटर बोलिए, ऑर्थो सेंटर बोलिए, इन सेंटर बोलिए, सब बराबर। और सबसे आसान फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड सबको जोड़ के 3 से भागा, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मतलब सेंट्रॉइड जी जो होता है सबसे आसान फॉर्मूला होता है, तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था z1 z2 z3 को ऐड करके डिवाइड करें। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए आपको लिख दिया सरकम सेंटर। एक्चुअली आपको समझना ये था कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सरकम सेंटर क्या, ऑर्थो सेंटर क्या, इन सेंटर क्या, एक्स सेंटर क्या, सब बराबर। तो यहाँ से अब क्या करिए, जेड नोट, तो ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 जेड नोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल रहने दीजिए। फिर आपको क्वेश्चंस में देखिए क्या करने बोल रहा है, होल स्क्वायर करने बोल रहा है। और अगर आपको क्वेश्चंस में होल स्क्वायर करने बोल रहा है, और यही क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना के पूछ देगा, यहाँ पे k टाइम्स लिख देगा, बोलेगा k का वैल्यू बताओ, तो आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 3 से मल्टीप्लाई के, चलिए अगला स्टेप में कर देते हैं, तो स्क्वायर कर दो, z1 प्लस z2 प्लस z3 सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 9 जेड नोट स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए हो गया। अब यहाँ से ये 9 जेड नोट स्क्वायर हो गया। अब ये रहने दीजिए, और अब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी कंडीशन आपको काम आएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो कंडीशन देखिए हमेशा यूज हो रहा है, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर z1 z2 z2 z3 और z3 z1, ये तो लाजवाब मैटर है, ये याद रखना। अब लेकिन जे के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया है तो आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, वो जो ये चीज आपको जे के एग्जाम में आईटी जेई में जब पूछा गया था स्क्रीनिंग में 1981 में, तो प्रूफ भी करना होता था। लेकिन अभी तो हम लोग लिख देंगे जे, अभी तो भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने लगा है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लिख देंगे z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर। सर क्यों? क्योंकि आपका z1 z2 z2 z3 किसके बराबर हो जाए, हमको तो यहाँ जो रहा था स्क्वायर का ही से, और ये आपका सिंगल टाइम है, वो 2 टाइम है, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर और z3 स्क्वायर, और ये कैंसिलेशन होकर कितना हो जाएगा 3 टाइम, देखिए प्रूफ हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन जेई की एग्जाम में आपका अगर हाल फिलहाल में पूछेगा, अगर 2021 में ही उसको मन हो गया तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा के बराबर क्या होगा, ऑप्शन भी लाजवाब सेट हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन 3 मार दीजिएगा, 3 आंसर आएगा। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए 9 भी क्या पता ऑप्शन दे दे कुछ बच्चा 9 मार देगा, 3 दिया 9 स्क्वायर कर देगा,
तो सर्कम सेंटर ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया। एक्चुअली सर्कम सेंटर क्या, वो सेंट्रोइड के बराबर होगा। और सबसे आसान फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का, सबसे आसान फॉर्मूला सेंट्रोइड का, तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 1986 में पहली बार पूछा था, क्या पूछा था वो बताएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन चेंज कर दिए। 1981 में पूछा था क्वेश्चन, और अब देखेंगेगा क्वेश्चन कितना अच्छा सा मॉडिफाई कर दिए हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं है ये 2000 कुछ ना कुछ लिख के काफी टाइम्स क्वेश्चन पूछा होगा, ऐसा नहीं है नहीं पूछा, बहुत बार रिपीट किया। एक आपका साइड दिया है जेड, दूसरा साइड दिया है आयोटा जेड, और तीसरा साइड दिया है जेड प्लस आयोटा जेड। तो सीधा बात है, अभी भी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 90 डिग्री से घूम जाएगा, वो 90 डिग्री से घूम जाएगा। तो घुमा दीजिए 90 डिग्री से, मतलब एक साइड दिया है जेड, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा जेड हो जाएगा 90 डिग्री से, और ये हो जाएगा जेड प्लस आयोटा जेड, वेक्टर एडिशन हो गया। बस इतना तो याद रखना। अब जेई के एग्जाम में उस टाइम में पूछा था कि प्रूव करो कि एरिया होगा हाफ बेस और परपेंडिकुलर, और 1/2 मोड जेड, आयोटा का मोड अलग जेड का मोड अलग, और आयोटा का मोड बच्चों कितना होता है 1। तो ये प्रूव करने दिया था जेई के एग्जाम में, 2 मार्क्स में दिया था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है जेड आयोटा जेड जेड प्लस आयोटा जेड, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव्ड करके कि हाफ मॉडुलस जेड स्क्वायर हो। लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जेड है, अगला आयोटा जेड है, जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 डिग्री से घूम जाता है, 90 डिग्री π/2 से। और अगर 90 डिग्री से घुमा राइट एंगल ट्रायंगल, और वेक्टर एडिशन मतलब तीसरा साइड ये होगा जेड प्लस आयोटा जेड, और ये वेक्टर फॉर्म में साइड आ गया। और हमको फॉर्मूला लगाना है एरिया का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो ही बोलिए, और आयोटा मॉडुलस जो है गुना में अलग हो जाता है ये। अब यही क्वेश्चन आपको बोला है कि एरिया दे दिया है कि 200 है, तो मॉडुलस जेड स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब कुछ बच्चा कहेगा मोड जेड बराबर प्लस माइनस 20, नहीं प्लस माइनस नहीं, मोड जेड तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ऐसे भी कोई साइड जो है लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होगा, तो मोड जेड 20। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जे एग्जाम में आया था, और अभी कितना बार 1-2 बार क्वेश्चन डेटा चेंज करके इसी तरह से 200 जैसे कभी कुछ और डेटा चेंज करके पूछ दिया है। तो आपको पहले ये याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कितना डिग्री से घूम जाएगा, 90 डिग्री से घूम जाएगा। ये चीज अगर आपको आता था तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यही IIT का, ये भी 1986 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, वो भी 1986 में आया था, ये पूछा था, लेकिन हम उसको चेंज कर दिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 and Z3 are the vertices A, B and C respectively। चलिए जो दिया है लिख देते हैं respectively। ये वर्टिसेस दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल का दिया हुआ, ऑफ एन आइसोसेलेस, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस नहीं बोल दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और मजा आ गया, आइसोसेलेस राइट एंगल। देन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पहले बहुत आता है। यही सब क्वेश्चन तो चेंज कर करके जेई के एग्जाम समय पूछते रहते। अब आप दिमाग लगाइए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल भी बोला है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लीजिए आराम से, लेकिन वो आइसोसेलेस होना चाहिए। अच्छा, एक चीज तो फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनेगा तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, उसको कोई नहीं काट सकता है। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो कहीं जाने वाला नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, यहां बोला। अब देखिए सबसे बड़ा तो हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस। सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। अब ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री अगर हुआ और राइट एंगल आइसोसेलेस करना है तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, दोनों एंगल अल्फा रखना पड़ेगा। और वो भी पता चल गया कि वो अल्फा क्या रखना है,
कोई जुगाड़ ही नहीं है, इसको 45 और इसको भी 45। सर क्यों? क्योंकि राइट एंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया और दूसरा एंगल को आपको जो है आइसोसेलेस रखना है, इक्वल रखना है दो एंगल को, क्योंकि साइड उसका इक्वल होगा। तो अगर इक्वल होगा, अगर ये साइड इक्वल है ये साइड, तो ये तो अलग हो जाएगा। ये दोनों साइड अगर परपेंडिकुलर और बेस अगर दोनों ए के बराबर है, साइड ए के बराबर है और ये ए पॉजिटिव होना चाहिए, साइड लेंथ निगेटिव नहीं होता है, तो ये एंगल 45 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 90, क्योंकि टोटल एंगल का सम 180, इसको 90 होना ही 45 होना पड़ेगा। अब सर क्या करें? अब आपको वर्टेक्स, अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। विथ राइट एंगल एट सी, ये चीज लिखना पड़ेगा कि अगर ये ABC है तो राइट एंगल वो C पे बन रहा है, ये चीज समझना जरूरी है। तो आप कैसे करके डिनोट करो? जैसे ये राइट एंगल C पे है तो यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ C दे दो। क्लियर बोला हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, राइट एंगल C मिस कर गए हैं बच्चों, हम नोट भी नहीं कर पाए। तो ये राइट एंगल C पे दिया हुआ है। अब राइट एंगल अगर C पे दिया हुआ है तो, और ये कोऑर्डिनेट पहले आप छापिए, ये कोऑर्डिनेट आपका Z1 है, ये कोऑर्डिनेट आपका Z2 है और ये कोऑर्डिनेट आपका Z3, ये तीनों कोऑर्डिनेट बच्चों हम छाप दिए Z1 Z2। अब आपको कोई जुगाड़ नहीं है, रोटेशन लगाना पड़ेगा। दोनों रोटेशन हम यहीं से लगा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, यहाँ ऐसे लगाते हैं, इधर से ऐसे करके इधर से जाएंगे और इसको इधर। एक बार यहाँ से रोटेशन कर दीजिए, एक बार यहाँ से। अगर एक बार B के अबाउट रोटेशन कीजिएगा, ये B क्या है Z2, तो ये Z3 है, ये Z1 है। एक चीज और क्लियर करना पड़ेगा, ये A है, ये A है, तो ये √2A हो जाएगा लेंथ। अब रोटेशन कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुंच रहे हैं? फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3, इसको लेके जा रहा है, रोटेशन कर रहे हैं Z2 के बाद, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ऊपर का मोड, ऊपर Z1 माइनस Z2 का मोड और नीचे Z3 माइनस Z2 का मोड और e की पावर आयोटा π/4। अब देखिए Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस √2 है और इसका मॉडुलस A है, तो ये आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2, और Z1 माइनस Z2 आपका हाइपोटेनियस है, उसका लेंथ आपका √2A और ये A और e की पावर आयोटा π/4, तो ये A और A कैंसिल हो जाएगा, रहने दीजिए इसको। अब अगला चलिए, अब रोटेशन कहाँ से करिए? अब एक रोटेशन यहाँ कर दीजिए A के अबाउट, ये क्या है Z1, ये क्या है Z2, ये क्या है Z3, और इसको इधर भी कर सकते थे हम लोग, इधर ही करते हैं। तो ये आपका √2A है, ये A है, ध्यान में रखिए। अब रोटेशन करके ये फाइनल है और ये इनिशियल है, फाइनल ये है, तो Z3 माइनस Z1 के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, और Z2 माइनस Z1 जिसके अबाउट रोटेशन कर रहे हैं वो माइनस, मतलब दिस माइनस दिस, और पहुंच जहां रहे हैं वो फाइनल है, तो Z3 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1, और ऊपर का मोड ऊपर किस क्या है Z3 माइनस, तो ये पहले ये आ रहा फाइनल में, तो A बाय √2A e की पावर आयोटा π/4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से e की पावर आयोटा π/4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि √2 लफड़ा कर रहा है, डायरेक्ट बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2। फिर यहाँ से e की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयोटा π/4 हो जाएगा, ये √2 यहाँ जाएगा, तो Z3 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z2। अब दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको रोटेशन नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन फिर नहीं बना सकते हो। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का रट्टा मार के भी काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना था कि दोनों को 45 डिग्री वाला रोटेशन, और 45 डिग्री वाले के पार्ट के पास ही रोटेशन किया, जिसको हमको पता था कि बाद में बराबरी कर सकते, और एंटी क्लॉकवाइज किया। अगर कोई बच्चा क्लॉकवाइज करेगा फिर माइनस, और याद रखिएगा जब रोटेशन करते हैं तो जैसे ये रोटेशन किया तो Z0 ये, तो ये दोनों माइनस होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस Z2। जहां पहुंच रहे हैं तो ये रोटेशन जब किए तो ये वाले को घुमा के यहाँ लेके गए, कहाँ पहुंचे Z1 के पास, किसको लेके गए, ऊपर वाला फाइनल नीचे वाला नीचे, और ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड नीचे, e की पावर आयोटा π/4। और अगला फिर रोटेशन किए तो इधर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पहुंचे Z3 के पास, किसके अबाउट, Z1 के अबाउट। और यहाँ से आप दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। बराबर कीजिएगा क्यों, क्योंकि सर e की पावर आयोटा π/4 है, e की पावर अगर आयोटा, तो लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, लाजवाब क्वेश्चन हो गया। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये आया है 1/√2 Z1 माइनस Z2, और ये आया है Z3 माइनस Z2, और यहाँ आया है √3
Z3 माइनस Z1 और यहाँ आया है Z2 माइनस Z1। ठीक है बच्चों, अब उधर से आप Z1 माइनस Z2 और ये √2 जाएगा तो 2, और एक काम आप और करो, इसको पलट दोगे तो ये Z1 माइनस Z3 हो जाएगा, ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, पलट दिए माइनस ऊपर नीचे से, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z3 और एक और नीचे छूट गया ना, Z3 माइनस Z2, तो प्रूफ हो गया बच्चों, Z3 माइनस Z2, ये प्रूफ हो गया। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, तो इसमें आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए था रोटेशन का। अगर रोटेशन का आपको कंसेप्ट नहीं आता फिर ये क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते थे, ये क्वेश्चंस आपको बनाने में फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये यही सब के एग्जाम में क्या होगा, यही सब ना क्वेश्चंस आएगा, यही सब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आता भी है तो आप यूज कर सकते हो। और इतना ज़्यादा लेक्चर बच्चों हम अपलोड किए हुए हैं, इतना क्वेश्चंस करवा चुके हैं, और इतना पहले भी हम जब क्लास में पढ़ाए हुए हैं, कुछ छूटता ही नहीं है, मतलब हर एक चीज़ कवर कर दिए। बस इसी बात का टेंशन होता है, कुछ एक बच्चा कंप्लीट होता है, कुछ एक नहीं होता है। जो प्रॉपरली मेहनत कर रहा है, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, कोई बच्चा जो मेहनत करो उतना ही आप नहीं, आप किसी से अपना कंपेरिजन मत करो, आप अपना 100% एफर्ट लगाओ। आपके अंदर जितना कैपेसिटी है आप खुद का 100% तो लगा सकते हो ना, आप अपना 100% लगाओगे तो ही आपका रिजल्ट होगा। आप अपना 100% अगर नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आपका बच्चों सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो खुद का 100% लगाइए, खुद का 100%। बच्चों लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन क्या करोगे, 2 क्वेश्चन और लास्ट करते हैं तब लेक्चर खत्म करते हैं। ये 1997 का है, लेट Z1 एंड Z2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन Z² प्लस PZ, जो थोड़ा देर पहले हम बोले इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ये रूट है Z1 Z2 रूट है वेयर दी कोफिशिएंट्स आपका P एंड Q मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। Cn का मतलब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकता है। फिर बोला है लेट A एंड B रिप्रेजेंट Z1 एंड Z2 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में मतलब प्लेन जो आर्गेंट प्लेन जो होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन लिख दिया है। इफ एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा, बहुत कुछ लिख दिया जो कि नहीं लिखना था, और अल्फा जो है बोला 0 के बराबर नहीं होगा। और एक चीज जो बच्चों जेई के एग्जाम में लिखा था हम लिख रहे हैं, लेकिन ये लिखने का जरूरत नहीं है। OA बराबर OB वेयर O जो है बच्चों ये ओरिजिन है, देन बच्चों प्रूव दैट बोल रहा है। और ये क्वेश्चन बच्चों डिट्टो जेई के एग्जाम में पूछ चुका है, इधर हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछ चुका है। देन प्रूव दैट P² इज इक्वल टू 4Q cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब। अब इसमें हम ये बोलना चाह रहे थे कि जेई के एग्जाम में जब हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा तो ये चीज नहीं लिखा, ये क्या जरूरी लिखने का कि OA OB के बराबर होगा, होना ही पड़ेगा। सर क्यों, आपको कैसे पता होगा, देखिए आप यहाँ Z² प्लस PZ प्लस Q बराबर 0। ठीक, इसका रूट जो है बच्चों देखिए नहीं भी लिखता Z1 Z2, क्या है रूट Z1 Z2। अब वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लीजिए इस तरह से बना दे, ये A ये B मान लीजिए। ठीक, अब बोल रहा है कि OA जो है बराबर है। पता है ये बराबर तब हो सकता है जब ये आपका कॉन्जुगेट, ये Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स, ये रूट जो है इसका, अब यहाँ से ये बराबर तभी हो सकता है जब Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये अगर कॉन्जुगेट नहीं हुआ तो बराबर कहाँ से होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर Z1 यहाँ पे होगा तो Z2 को यहाँ होना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि ये अगर Z है तो इसको Z बार होना पड़ेगा, तभी जाके ये अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा और ये दोनों बराबर होगा। ये चीज सोचना, क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसका रूट्स P और Q में भी इमेजिनरी, हम मान रहे हैं कि इमेजिनरी रूट्स ही होगा, और अगर इमेजिनरी रूट्स होगा और बोला है कि OA OB के बराबर है, तो OA OB के बराबर बच्चों मतलब Z का मॉडुलस और Z बार का मॉडुलस बराबर होता है। और अगर Z और Z बार का मॉडुलस बराबर होता है तो अगर Z1 Z होगा तो ये बार तभी OA और OB बराबर होगा। तो ये A है और ये B है, तो ये हम आपको समझा दिए। वो एंगल अल्फा, ये एंगल माइनस अल्फा, मतलब मान सकते हो लेकिन नीचे एंगल है। फिर बोला है कि एंगल AOB, मतलब ये एंगल तब अल्फा बाय 2 लीजिए, अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2।
अगर वो एंगल अल्फा बाय 2 एंगल अल्फा बाय 2, तो अब तो उतना हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो रोटेशन अभी करने वाले हैं, सीधा हम रोटेशन लगाएंगे, सीधा रोटेशन। ये Z1 है, ये Z2 है, फिर क्या बोला है OA OB, ये एंगल अल्फा है और रोटेशन ऑरिजिन है ये OA, और ये बोल दिया है। तो इतना हम डायग्राम तो बहुत ज़्यादा समझा दिए, हम लोग सीधा रोटेशन लगाएंगे। तो एंगल अल्फा बाय 2 अल्फा अल्फा, रोटेशन लगाना ही पड़ेगा, दोनों बराबर है। चलिए रोटेशन लगाइए, पहुँचते हैं, इधरे से कर देते हैं। अब हमको भी कंफर्म पता नहीं है कि Z1 को पहले ले Z2 को, तो किधरों से करो कोई दिक्कत। तो Z1 -0 बाय Z2 -0 फाइनल, ये फाइनल है मान लीजिए, ये इनिशियल है। उल्टा भी कर सकते हैं, e की पावर ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का मोड नीचे, और e रेज टू दी पावर आइटा अल्फा एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो ये तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो Z1 बाय Z2 और e की पावर आयोटा अल्फा को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, मतलब शीश लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। अब देखिए Z1 Z2 किसका रूट है, इसका। अगर Z1 Z2 इसका रूट है, तो हमको तो दो ही चीज पता है कि Z1 प्लस Z2 होता है क्या, -p हो जाएगा यहाँ से, और Z1 Z2 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा Q, और डिफरेंस भी आपको याद होना चाहिए प्लस माइनस रूट डी बाय ए, लेकिन ए का वैल्यू आपका 1 है, तो मतलब प्लस माइनस बी स्क्वायर अब 4ac। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे 4q है और p स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, मतलब यहाँ पे p स्क्वायर और 4q है, मतलब सम प्रोडक्ट डिफरेंस करके, तो डिफरेंस में उसका जरूरत पड़ा। अब लफड़ा ये है कि यहाँ तो Z1 बटे Z2, हमको तो सम पता होता है, प्रोडक्ट पता होता है, डिफरेंस पता होता है, रेशियो तो पता नहीं होता है। तो सर क्या करें, अब यहाँ पे आपको कंपोनेंडो एंड CND, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाले में नीचे को ऐड करेंगे, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, अंग्रेजी जिसको पढ़ना भैया अंग्रेजी पढ़िए, और यहाँ नीचे में 1 है और यहाँ +1 किए, फिर कॉस अल्फा प्लस। तो यहाँ पे देखिए अगर एक एक स्टेप अगर ये आप लिख देते अभी कि सम प्रोडक्ट, ये सब तो पूरा आपको डीपली लेके जा रहा है, आप सीधा रोटेशन लगाइए, तो आपको रेशियो तो पता होता नहीं। अगर Z1 Z2 इसका रूट है, तो Z1 Z2 अगर इसका रूट है, तो बच्चों आपको रेशियो तो पता हो ही नहीं सकता, क्वेश्चंस का बच्चों काम खत्म हो गया, इरेज कर देंगे। Z1 Z2 की द रूट्स इसका है, तो सम प्रोडक्ट डिफरेंस, और डिफरेंस में देख रहे हैं हमको यूज आया है, और यहीं पे के लगा देगा, कुछ लगा देगा, बोल देगा क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ p स्क्वायर 4 की मतलब इसका जरूरत पड़ेगा, और ये Z1 Z2 और एंगल अल्फा रोटेशन लगाने में यूज हुआ, एंगल अल्फा दिया हुआ तो रोटेशन लगा दिए। अब ऐसा क्या करें जिससे कि ये प्लस और डिफरेंस या प्रोडक्ट कुछ आ जाए, तो आपको कंपोनेंडो डिवेंडो यूज कर देना है, क्योंकि कंपोनेंडो डिवेंडो यूज कीजिएगा आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए Z1 प्लस Z2 के जगह हम रख देते हैं -p, और इसके डिफरेंस के जगह रख देते हैं प्लस माइनस रूट अंडर p स्क्वायर माइनस 4q। अब अगला ये 1 को आप इसके साथ लाइए, कॉस अल्फा के साथ, और प्लस आयोटा साइन अल्फा, और ये -1 जो है बच्चों, एक काम ये कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे आयोटा साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है p स्क्वायर माइनस 4q, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस अल्फा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पे आयोटा 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। उसी तरह से यहाँ पे बच्चों हो जाएगा -2, इस बार साइन का फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ से आयोटा 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, शॉर्ट में लिख दिए बच्चों। अब ये प्लस माइनस सम डिफरेंस आपको सब कुछ पता था ही, और अगर सम डिफरेंस सब कुछ रख दिए और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाइएगा तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो लगा दिए और कुछ नहीं किए, कंपोनेंटो डिवेंटो करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको रूट अगर है तो सम और डिफरेंस पे ही काम हो सकता है, और कोई जुगाड़ नहीं। अब यहाँ से ये -p और ये प्लस माइनस जो है इसको अभी छापना पड़ेगा, इसका काम बाद में होगा। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos अल्फा बाय 2, तो बचेगा क्या, cos अल्फा बाय 2, और यहाँ पे बचेगा आयोटा। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चा नीचे मिस कर जाता है। अब आपको इस तरह से कॉमन लेना है जिससे कि कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे तो चलिए cos अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिए, 2 cos अल्फा, यहाँ एक cos बच गया, यहाँ एक साइन और आयोटा। अब देखिए क्या, अब कुछ बच्चा सोचता है यहाँ से आप साइन सर कॉमन ले लीजिए, साइन अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आयोटा भी बच जाएगा, आयोटा। अगर आपको धीरे धीरे कॉमन लेना ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली क्या करेंगे, -2 भी कॉमन ले लेंगे। हमको यहाँ cos अल्फा खाली चाहिए, साइन अल्फा तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 आएगा, और माइनस भी ले लिए कॉमन, और आयोटा भी कॉमन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि cos को खाली करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा बाय 2।
मतलब ये पूरा पार्ट को माइनस के साथ, यानी माइनस के साथ नहीं प्लस के साथ ही लीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा कॉमन लीजिएगा तब ना ऊपर वाले जैसा दिखेगा ये। अब यहाँ माइनस बच जाएगा और ये साइन अल्फा बाय 2, लेकिन आप आयोटा भी कॉमन लिए हैं, यहाँ आयोटा नहीं था, आयोटा से डिवाइड कीजिए। और शायद आपको याद होना चाहिए इमेजिनरी इन वन शॉर्ट में हम डाले हुए हैं, 1 आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर। 1 आयोटा, यही एक टेक्निक वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। आयोटा के साथ हम लोग कॉमन लिए तो कॉस अल्फा बाय 2 और ये आयोटा 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये प्लस हो गया, ये अब कैंसिल हो जाएगा। ये एक सोचने वाला काम था कि कुछ बच्चा क्या करता है सर साइन अल्फा बाय 2 माइनस को छोड़ देता है, बाद में आपको लेकिन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉस अल्फा कॉमन लेने से यहाँ खाली हुआ, यहाँ भी आई कॉमन लीजिए, 1/i पलटी होगा माइनस आई प्लस आई, कैंसिल, और ये 2 और 2 भी कैंसिल, और ये माइनस पी बाय प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q। अब दोनों साइड बच्चों क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो पी स्क्वायर माइनस 4q, और ये हो जाएगा कॉस बटे साइन। तो ऊपर चलिए अभी लिख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, अब लफड़ा क्या है कि ये पी स्क्वायर ऊपर है, पी स्क्वायर माइनस 4q नीचे है, तो उसको पलटी मार दीजिए, क्योंकि ऊपर पी स्क्वायर है और नीचे पी स्क्वायर माइनस 4q है, तो पलटी मार दीजिए। पलटी मारिएगा तो क्या होगा, डिवाइड होके कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये भी पलट जाएगा, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और यहाँ डिवाइड कीजिए तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से 1 और यहाँ हो जाएगा 4q बाय पी स्क्वायर, और ये माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। वो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 को आप इधर लेके आ जाइए, और ये 4 माइनस वाले को उधर लेके चले, और 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ये, और 4q बाय पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर इधर आएगा, और सेक स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो सेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा। तो हर एक कुछ इसमें आप यही सब क्या करेगा, चेंज कर करके क्वेश्चन देगा। तो आपको Z1 बाय Z2 जब रोटेशन हम लोग किया, मतलब उतना डायग्राम जो हम बारह का आपको समझा रहे थे Z बार उतना नहीं भी समझोगे तो रोटेशन लगेगा, और रोटेशन लगेगा और बराबर है सीधा रोटेशन लगाना था, क्वेश्चन से एक लाइन मुड़ जाएगा, और रोटेशन लगा के बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको रोटेशन लगाने सीख गया। देखो, और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉमन क्या लेना था, और रोटेशन अगर लगाने सीख गए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे कभी कभी क्या करता है, स्क्वायर का क्या करता है, सेंटर दे देता है और वर्टेक्स एक ही देता है, अब बोलता है और सब वर्टेक्स निकालो। तो हम जब ज्योमेट्री आपको डिस्कशन किए थे तो वहाँ पे हम ऑलरेडी समझाए हुए हैं क्वेश्चन कि अगर आपको वर्टेक्स दिया हुआ रहता है, एक वर्टेक्स दे देता है, सेंटर दे देता है, देन आपको क्या बोलता है कि 3 वर्टेक्स जो बचा हुआ वो निकालिए। ये हाल फिलहाल में 2005 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, कैसे है देखिए, 2005 में हाल फिलहाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT JEE का ही है, जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन किया सब IIT JEE का ही क्वेश्चन है, 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन से देखिए क्या है। इफ वन वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर circumscribing दी सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर बन रहा है, इंस्क्राइब बोला जाता है जब बाहर अंदर होता है, सरकम के अंदर बोला, हाँ सरकम मतलब बाहर से बनेगा। सरकम स्क्राइबिंग दिया हुआ है Z-1 इज 2 प्लस आयोटा रूट 3 फाइंड अदर वर्टिसेस। हम बस आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, बना लीजिए ऊपर, रोटेशन ही लगेगा, इंस्क्राइब नहीं है सर, सरकम सब्सक्राइब करके है, स्पेलिंग सही है ना, सही। ये सर्कल है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, जेड ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल के अंदर में स्क्वायर बना है, मतलब ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4, ये Z1 ही मान लीजिए कितना दिया हुआ है आपका 2 प्लस रूट 3i, ये दिया हुआ। और उसका सेंटर कैसे पता कीजिएगा, आपको आना चाहिए सर्कल का, Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R होता है, Z माइनस 1 इज इक्वल टू रूट, मतलब इसका सेंटर है 1,0 और रेडियस है रूट, मतलब ये सेंटर है 1,0
और ये रेडियस ही तो √2 होगा, मतलब हर एक √2। तो एक काम और कर सकते हैं, ये तो 90 डिग्री होगा, अगर ये √2 है तो बच्चा ये भी पता कर लेगा ये 1 होगा, ये भी पता कर लेगा ये 1 होगा, ठीक। लेकिन उतना पता नहीं करना, ठीक। अब क्या करते हैं, हमको ये सेंटर पता है, Z0 मान लीजिए, तो रोटेशन कर देते हैं एक बार 90 डिग्री, और ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो क्या करते हैं, ये रोटेशन करके वहाँ चलते हैं Z2 के पास, Z2 माइनस Z1, वहाँ पहुँचते हैं फाइनल Z2 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0। ऊपर का मॉडुलस नीचे का मॉडुलस बराबर है, तो e की पावर आइटा, और e की पावर आइटा पावर है तो डायरेक्ट आइटा लिख दो आप। तो यहाँ से Z2 आ जाएगा, ये यहाँ से आयोटा मल्टीप्लाई होगा Z1 माइनस Z0, और ये Z0 उधर जाएगा प्लस। लेकिन इसी में क्या करिए, जब Z4 निकालिएगा तो ये माइनस में रोटेशन कर दीजिए, Z4 क्या कीजिए, क्लॉकवाइज कर दीजिए, तो यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक। अब सर Z3 कैसे निकालेंगे, तो Z3 को क्या कीजिए, पाई से रोटेट कर दीजिए, तो Z3 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0, और ऊपर का मोड ऊपर, नीचे का e की पावर आयोटा पाई, तो ये -1 हो जाएगा। तो आप रोटेशन करके आराम से बना लो क्वेश्चन। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनाओगे, कोई सर्कल जो है, सर्कल, अब स्क्वायर जो है 1 वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है उसके बाहर से एक सर्कल पास हुआ। अब सर्कल पास हुआ है, चारों वर्टेक्स से पास होगा, और जैसे ट्रायंगल में होता है उसी तरह से, और उसको सर्कम सेंटर बोला जाता है। अब यहाँ से एक दिया हुआ था, तो हम लोग 90 डिग्री से आगे पीछे घुमा दिए, तो 2 वर्टेक्स क्लियर हो गया, प्लस आई माइनस आई करके। और अगला Z3 निकालने के लिए पाई से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन यही क्वेश्चंस को अगर आप बनाओगे कोऑर्डिनेट से तो काफी टाइम लगेगा सर, एक्स वाई अल्फा बीटा मानिए, डिस्टेंस बराबर कीजिए, नोटंकी बहुत करेगा, रोटेशन लगाओगे तुरंत क्वेश्चन। और ये सर्कल के क्वेश्चन Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R 1,0, इसको लिख दीजिएगा 1 + 0i, Z0 के जगह लिख दीजिएगा 1 + 0i, नहीं तो फिर कुछ बच्चा कहेगा सर Z0 क्या होगा, तो Z0 के जगह आप रख दीजिएगा 1 + 0i हो जाएगा, ये Z0 हो जाएगा, तो रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों, बड़ा ही लाजवाब लेक्चर डिस्कशन किए, और अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट कीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।